किसान साथियों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। हमारे प्रदेश के किसान एवं बागवान ये भली भांति जानते हैं कि किसी भी फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जहां अच्छी मिट्टी का होना अनिवार्य है, जहां अच्छी जलवायु का होना अनिवार्य है, अच्छे बीज का होना अनिवार्य है, वहीं प्रागणकों का उपस्थित होना भी बहुत अनिवार्य है, खासकर बागवानी फसलों में। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं कि बागवानी और किसानी फसलों में प्रागणकों का महत्व क्या है और प्रागणक होते क्या हैं, इनको कैसे खेत में बुलाया जाता है, ये किस परिस्थिति में पाए जाते हैं और कैसे ये हमारी फसल को बढ़ाने में हमारा सहयोग करते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और दर्शकों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान के वन सुरक्षा प्रभाग से प्रभाग प्रमुख डॉक्टर पवन राणा। राणा जी, आपका कार्यक्रम में अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार, सभी को सादर नमस्कार। राणा जी, हमारे किसान बागवान सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, वास्तव में ये जो प्रागणक हैं ये होते क्या है? ये जो प्रागणक हैं, इनको जैसे इंग्लिश में बोले हम तो आजकल क्योंकि ज़्यादा लोग जो है समझते हैं पॉलिनेटर्स जी। और ये जो पॉलिनेटर्स हैं ये हमारे जो कृषि हो, वानिकी हो, चाहे हमारा बागवानी हो, इसमें जो है इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और अब तो लोगों में हम जिस तरह से वैज्ञानिक हैं या और भी कई एजेंसियां हैं, इसके बारे में लोगों को इतना जागरूक कर रहे हैं कि अब लोग जो अपना कमर्शियल प्रोड्यूस तैयार करते हैं जिससे कि वो आमदनी भी होती है उन्हें, जैसे कि हमारा एप्पल ही है, सेब का जो है कारोबार होता है, तो सेब के बगीचे के जो बागवान भाई हैं उनको पता है कि इन पॉलिनेटर्स की क्या महत्व होता है, तो इनके संरक्षण के लिए भी वो आगे आ रहे हैं। और साथ में जैसे जो भी विशेषज्ञ हैं उनकी भी वो सहायता लेते हैं। और ये जो प्रागणक हैं ये हमारी ये जो फसलें या उत्पाद है इसका जो है केवल क्वांटिटी ही नहीं बढ़ाते हैं, मतलब उनका जो है उस क्वांटिटी ही नहीं इम्प्रूव करते पर उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, जो गुणवत्ता जो है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें जो है इम्प्रूवमेंट सुधार होता है। तो इसलिए दोनों तरह के फायदे हैं, एक तो क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे और साथ में उत्पाद का जो है गुणवत्ता भी बताएंगे। जैसे कि हम एप्पल का ही एग्जांपल ले लें तो एप्पल की क्वालिटी जो पॉलिनेशन से जो तैयार होगा, जैसे उसके जो हमारी बीज हैं, हनी बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, उनसे जो एप्पल जो हमारी क्रॉप तैयार होगी उसमें बहुत ज़्यादा जो गुणवत्ता होगी, क्वालिटी होगी बहुत अच्छा। और मार्केट में फिर आपको पता ही है कि जितना अच्छा एप्पल की क्वालिटी होगी उतना अच्छा फिर बागवान भाई को अपना उसका जो है प्राइस मिलता है। तो इससे ये जो प्रागणक हैं हमारे किसान बंधुओं के लिए, हमारी जो वातावरण है उसके लिए एक बहुत ही उपयोगी जो है जीव है। साधारण शब्दों में यदि बागवान किसान समझना चाहें तो प्रागणकों की खेतीबाड़ी में, किसानी में, बागवानी में क्या उपयोगिता है? अब ये जो प्रागणक हैं जैसे कि मैंने बताया पॉलिनेशन, तो ये पॉलिनेशन जो है हर पौधा जो है उसके लिए, क्योंकि पॉलिनेशन होगी तभी बीज तैयार होगा। पॉलिनेशन जो है मतलब प्रागणक एक मेल जो मतलब मेल पार्ट होता है, तो वो जो मेल पार्ट है उसको कैसे जो है वो फीमेल के पास पहुंचेगा। तो एक तो है कि सेल्फ अपने आप भी पौधों में, क्योंकि कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कि फूलों एक ही फूल में नर मादा दोनों होते हैं, तो उनमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पर उनमें भी क्रॉस पॉलिनेशन जो हम दूसरे जो जीव हैं या हवा से भी पॉलिनेशन होता है, पानी से भी पॉलिनेशन होता है, तो अलग अलग तरह के पौधे हैं, उनका जो पॉलिनेशन करने के लिए जो तरीके हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो जैसे कि हम एप्पल की बात करें या अपने और इनकी जो हमारे बागवानी के जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है ज़्यादातर मधुमक्खियों से होता है। जो हमारा जो टोटल पॉलिनेशन है, जो परागण है वो 75% तक जो है मधुमक्खियों से होता है। और जैसे हम चमगादड़ बोलते हैं, चमगादड़ है कि इसका कोई ये ऐसे ही घूमती है, पर 7 से 10% तक जो पॉलिनेशन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर अब आप देख सकते हैं कि 7 से 10% तक तो चमगादड़ उसका फायदा परागण में है। इस तरह से हमारे जो तितलियां हैं वो भी, तितलियां और रात को जो तितलियों की तरह आते हैं उनको हम मॉथ्स बोलते हैं, वो 4% तक जो पॉलिनेशन वो करती हैं। और उसके अलावा हमारे जो बीटल हैं, कीट ही हैं, 4%
तक को भी पॉलिनेशन करते हैं, और पक्षी हैं वो भी जो हैं इसी तरह से पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो विंड है, जैसे आप देवदार में देखेंगे कि जब देवदार में वो पॉलन शिमला, तो देवदार का जो है जैसे टेम्परेट हम बोलते हैं, टेम्परेट जो मौसम जलवायु जहाँ का होता है, तो वहाँ पे देवदार, जैसे देवदार में आप देखेंगे कि हवा में एक पॉलन जैसे उड़ते हैं, तो हवा भी एक माध्यम है इसका पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन क्यों उड़ता है और उड़ के कहाँ जाएगा वो, क्योंकि देवदार में भी कई पौधे ऐसे होते हैं, देवदार के पौधों में भी ये फर्क होता है। जैसे कि हम जो है अनुसंधान करते हैं वानिकी में, ज़्यादातर जो हमारा अनुसंधान है वानिकी में होता है, तो देवदार के कई पौधों में मेल होते हैं, कई में फीमेल होते हैं, कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो जब अगर फीमेल ही होंगे, फीमेल कोन्स ही होंगे किसी पौधे में, तो उसको कहीं दूर से जो है, कहीं किसी दूसरे पौधे से ऐसा तो वो चलेगा नहीं, तो वो जो है हवा के माध्यम से भी पॉलिनेशन होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो हैं तरीके हैं, अलग अलग तरह से जो है पॉलिनेशन होता है, और अलग अलग तरह के जो जंतु हैं इसके लिए इसमें अपना सहयोग करते हैं। प्रागणक लगभग कितने प्रकार के रहते हैं, हमारे किसान बागवान जानना चाहते हैं। प्रागणक एक तो जनरल, जैसे हम बोलें कि क्रॉस और सेल्फ, कि अपने आप होना, और फिर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब जो सेल्फ है, जिसमें पौधे एक ही पेड़ में दोनों मेल और फीमेल होंगे, उसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। पर जिसमें कई ऐसे, जैसे कीवी ले लें आप, तो कीवी में तो मेल फीमेल हमें मेल लगाना पड़ेगा, फीमेल अलग होता है। तो इस तरह से कई ऐसे पौधे, तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, पर सेल्फ पॉलिनेशन से जो क्वालिटी है वो नहीं आती, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि डाइवर्सिटी, जीन तक हम चले जाएं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो जो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इतनी गुणवत्ता में विभिन्नता नहीं आएगी। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन से, जो मधुमक्खियों से या अन्य जंतुओं से जो इस तरह ये जो पॉलिनेशन होगा, उससे जो हमारा सीड या फ्रूट जो तैयार होगा, वो जो है उसकी गुणवत्ता जो है उससे कई गुना ज़्यादा होती है। डॉक्टर राणा, आपके कहे अनुसार हमारी प्रकृति में जितने जीव जंतु विद्यमान है, कभी कभी हम मनुष्य ऐसा समझ बैठते हैं कि मनुष्य ही प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है, जबकि आपके कहे अनुसार एक छोटी सी तितली भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पक्षी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मधुमक्खियाँ जो हमारी प्रकृति में पाई जाती है, तो ईश्वर ने जो प्रकृति की संरचना की है उसमें प्रत्येक जीव जंतु का अपना अपना एक योगदान है, जो सृष्टि को आगे चलाने में बहुत अनिवार्य है। हमारे बागवान जानना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो प्रकृति में किन प्रागणकों की रहती है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही, जिस तरह से आपने जानकारी आपको है, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये जो प्रागणक हैं, जैसे आपने बोला कि सृष्टि में हम हैं, पर जो प्रागणक नहीं होंगे ये बहुत पहले, अब आइंस्टाइन का नाम आपने सुना है। आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिनको बोलते हैं कि उनका आईक्यू बहुत ही उच्च स्तर का था। तो उन्होंने उस वक्त बिना कोई अनुसंधान किए प्रागणकों पे भी अपना जो था अपने विचार रखे। तो उन्होंने बोला कि जो प्रागणक हैं, अगर ये खत्म हो जाएंगे, पॉलिनेटर्स खत्म हो जाएंगे, तो विद इन 4 ईयर्स ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि हम क्या करते हैं, अनाज संरक्षण करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, पर कितने दिनों तक रख सकते हैं, तो मतलब विद इन 4। तो ये उस वक्त आइंस्टाइन ने बिना कोई अनुसंधान, क्योंकि वो तो इस फील्ड के थे नहीं। तो इस तरह से जो आप बोल रहे प्रागणक, अब हर पौधे का जो फूल पौधे में होता है, तो हर फूल के लिए कोई ना कोई जंतु चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि सबसे ज़्यादा प्रागणक कौन से आते हैं, जैसे पक्षी भी हैं। अब मैं बात करूंगा कीटों की। एक कीट जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जो कि जिसको हम इंग्लिश में इंसेक्ट बोलते हैं। तो इंसेक्ट जो है, इसके लगभग 10 लाख स्पीसीज जो हैं अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो इनमें एक ग्रुप है बटरफ्लाई, जो कि बड़ा अट्रैक्टिव ग्रुप है, लोग देखते हैं, हम भी तितलियों को देख के कितना खुश हो जाते हैं। तो तितलियों वाला जो ग्रुप है वो भी 4% तक जो है वो पॉलिनेशन करता है। पर इसमें एक और मधुमक्खी वाला जो ग्रुप है, वो जो है इस कीटों में दूसरा सबसे बड़ा एक ग्रुप है, जिसमें कि 3 लाख के करीब स्पीसीज हैं। तो वो जो मधुमक्खियाँ हैं, अब हमारे जो यहाँ हैं में जिससे हमें शहद मिलता है, एक तो हम जो पालते हैं एपिस मेलिफेरा है, तो
तो वो जो है इटालियन भी है, यूरोपियन भी बोलते हैं उसको हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर की है। तो अब यहाँ पे उसको ईजिली मतलब जैसे कल्चर कर सकते हैं, उसकी जो हम रख सकते हैं, मैनेजमेंट उसका बहुत ईजी है, ना वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, ना ही वो जो है इतनी ज़्यादा उसका जो है वो अटैक करती है। तो उसको जो है पालना बहुत ईजी है। तो अब मधुमक्खी को क्या, अब हमारे जो बागवान है खासकर जो एप्पल वाले हैं या फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं, तो ये जो है जैसे फ्लावरिंग के टाइम पे उनको जो है अब इतना इनका महत्व देखो कि उनको रेंट पे लाते हैं, जो बॉक्सेज है वी बॉक्सेज हैं, तो मक्खी के बॉक्सेज लाते हैं। तो मक्खी का बॉक्स जो मक्खी पाल रहा है वो तो कितने महीना 1.5 महीने के लिए किराए पे लाते हैं, 1000, 1500, 2000 डिपेंड करता है कितनी डिमांड है। तो उस पे तो आप देखो 1000 रुपये भी उसको केवल किराए का है, और उसका शहद तब भी बनेगा क्योंकि वहाँ पे फूल होगा, तो मधुमक्खी जाएगी तो शहद भी बनेगा। तो जो इस मधुमक्खी को पाल रहा है उसको 2 बेनिफिट हैं, एक तो शहद तो मिलेगा ही उसको, और साथ में दूसरा उसको ये मिलेगा। पर ये में जो इटालियन भी है उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, हमारी जो अपनी जो एपिस की स्पीसीज़ हैं, इसी ग्रुप की जो दूसरी स्पीसीज़ हैं एपिस इंडिका और एपिस डॉर्सेटा, ये डॉर्सेटा थोड़ा ऊपर वाले एरिया में होती है, पर ये जो हमारी लोकल, इनको हम नेटिव स्पीसीज बोलते हैं, तो ये जो है ज़्यादा अच्छी तरह से पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं क्योंकि वो यहाँ के क्लाइमेट में एडेप्ट होती हैं। तो इसलिए हमें जो है हम इस तरह के कार्य भी कर रहे हैं कि किस तरह से इन मधुमक्खियों को संरक्षित किया जाए, और लोगों को इस तरह की हम जानकारी दे रहे हैं कि उनको ये मधुमक्खियाँ खरीदनी ना पड़े, उनके अपने ही बगीचे में इस तरह से मधुमक्खियाँ रहें कि उनको इस तरह के बॉक्सेस को खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि इनपुट को हमने कम करना है, जैसे कि भारत सरकार का भी ये आपने सुना ही होगा कि हमने किसानों की आय को बढ़ाना है। तो इसमें ये जो है हमारा प्रागणक, ये बहुत बड़ा योगदान दे सकता है क्योंकि आप 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं केवल उसके कॉलोनी खरीदने के लिए। तो किस तरह से हम इसी तरह का वहाँ पे उनको बताएं कि ऐसा वातावरण तैयार करें, इस तरह के पेड़ पौधे वहाँ पे लगाएं कि उनको इसकी ज़रूरत ही न पड़े, और किस तरह से इनको जो नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं उसको कम किया जाए, तो ताकि उनका इनपुट कॉस्ट कम हो और उनकी जो आय आमदनी है वो ज़्यादा हो, दुगनी हो, तिगुनी हो, क्योंकि इससे परागणकों से क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, इनपुट कॉस्ट कम होगा। तो नेचुरली है कि हमारे जो किसान हैं उनको ज़्यादा आमदनी होगी बिना ज़्यादा इनपुट के। डॉक्टर पवन राणा, हमारे बागवान आपसे ये भी जानना चाहते हैं, ये जो कीट प्रागणक हैं इनका पॉलिनाइजेशन के अलावा और भी कुछ महत्व है? जैसा आपने बताया कि मधुमक्खियों को अगर पालते हैं तो वो शहद भी उससे निकलता है, हाँ। और एक अलग आमदनी हमारे बागवान किसान की बन जाती है। इनका अलग से क्या महत्व रहता है? अब ये जो एक तो हमारे जो एक कीट हैं ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब दूसरा है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हनी हमें इन्हीं से मिलेगा, कीटों से ही मिलेगा। इतना लाख यूज़ होता है तो वो कीट से ही मिलता है हमें, और किसी से नहीं। लैक इंसेक्ट बोलते हैं उसको। अब जो है सिल्क कहाँ से मिलेगा हमें? तो ये जो है जो रात को आती है ना तितली की तरह दिखती है, तो सिल्क मौत हैं, ये अलग अलग तरह की, टसर सिल्क बोलते हैं, मेरी सिल्क बोलते हैं, मूगा बोलते हैं। अब एक ये जो है कॉमन जो सिल्क, तो ये जो सिल्क है हमें तितली से मिलती है। तो इस तरह से ये जो इंसेक्ट हैं, हर इंसेक्ट का हर पौधे के लिए अलग अलग महत्व है। अब हम जो हैं इस पे एक काम कर रहे हैं, जैसे हमारे जो टेम्परेट और ये जो ऊपर वाला एरिया है जो टेम्परेट रीजन है, हिमालयन रीजन है, तो मिडल और अपर हिमालयन रीजन किन्नौर हो गया, या अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी बगीचे अलग अलग तरह के फलों को वहाँ पे हो रहे हैं। ये जो खुरमानी है, फिर आपका नाशपाती है, कितनी वेराइटीज़ आप देखते हैं, और आड़ू है, पीच, प्लम और एप्पल। तो ये जो सारे के सारे पौधे हैं, इनको किस तरह से हम अधिक से अधिक संरक्षित कर सकें, और किस तरह से अलग, क्योंकि इनको जो है, एक तो एप्पल में आपने सुना होगा कि इतने ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। एक मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि जो जानकारी इनको वैज्ञानिक या जो भी वैज्ञानिक बंधु इनको जानकारी देता है, विशेषज्ञ देता है, तो और जो इनको बताता है कि आपने इस तरह से इन केमिकल्स को यूज़ करना है,
उसी क्वांटिटी में इनको यूज़ करें, क्योंकि इससे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे। और सीजन, अब जो सीजन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल हम सुनते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी, वातावरण अभी हम यहाँ शिमला में देख लेते हैं तो इस बार किस तरह से स्नोफॉल देखने को नहीं मिला हमें उस तरह से। तो इससे क्या होगा कि इन कीटों की और फूलों की जो सिंक्रोनाइजेशन होगी ना, एक कि फूल होगा, जब फूल आएगा तब इस कीट को आना होगा। तो इससे क्या हो रहा है, वो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो गड़बड़ हो जा रही है, वो जो है इफेक्ट हो रहा है उसका, क्योंकि फूल जो है फिर पहले आ जाएगा या कीड़ा पहले आ जाएगा। तो जब फूल को कीड़ा चाहिए होगा, कीड़ा नहीं मिलेगा, और कीड़ा होगा तो फूल नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन जो है, ये जो फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट हो गया, फिर दूसरा आपके जो है ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हो गए, और टेम्परेचर, और इसमें जो वेरिएशन आ रही है, इस वेरिएशन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि इनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम हो रही है। अब अमेरिका में स्टडी हो रही है, इंडिया में स्टडी हो रही है, तो ये जो हमारे प्रागणक हैं 30% तक कम हो गए हैं इनकी पॉपुलेशन। तो आप सोचिए कि अगर 30% तक प्रागणक कम हो गए हैं तो कितना ज़्यादा फसलों पे, एग्रीकल्चर में भी चाहिए, हॉर्टिकल्चर में भी चाहिए, वनों में भी चाहिए। तो हर जगह हमें प्रागणकों के बगैर हमारी क्रॉप्स नहीं हो सकती, हमें जो प्रोडक्शन है नहीं मिल सकता। तो इसके लिए हमें इनका ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा कृषि का, वानिकी का और बागवानी का। तो इस पे हमें, इसके संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जो लोगों तक जानकारी पहुंचाने की जरूरत है। प्रागणकों का महत्व फसलोत्पादन एवं बागवानी के उत्पादों से ही नहीं है, अपितु जिन जंगलों को हरा भरा हम अपने चारों तरफ देखते हैं, उन जंगलों का प्रचार प्रसार भी इन प्रागणकों के द्वारा ही किया जाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रागणक हमारे लिए जीवनदायन है और इनका होना हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। आज की कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर पवन राणा से, जो हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान वन सुरक्षा प्रभाग के प्रभाग प्रमुख है। पवन राणा बता रहे हैं कि प्रागणकों का महत्व क्या है, हमारे किसानों को, बागवानों को इसे ज़रूर समझना चाहिए। और आइए अब ये भी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और जो केमिकल का इस्तेमाल हमारे बागवान किसान अपने फसलोत्पादन के लिए करते हैं, जलवायु और केमिकल का कितना प्रभाव इन प्रागणकों के ऊपर पड़ता है। देखिए, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि जलवायु, क्योंकि ये जो कीट हैं, मेन जो कीट हैं या कोई भी जंतु है, इसके ऊपर जो है जलवायु का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो जो कीट हैं, खासकर इंसेक्ट जो हैं, जिनको हम इंसेक्ट बोलते हैं, तो ये जो हैं बहुत ही माइन्यूट अगर चेंज हो जाता है इसमें इसमें जलवायु में, टेम्परेचर में या ह्यूमिडिटी में, तो इनका जो बायोलॉजी है, जिसको हम लाइफ साइकिल, जीवन चक्र है, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और इन कीटों को हम इस वजह से हम इनको एक बायो इंडिकेटर भी बोलते हैं। जैसे हमारा जो कोई आपका बगीचा है, सपोज अगर बगीचे में आप जाते हैं या अपने खेतों में जाते हैं, या जैसे गोभी के आपने लगाया हुआ, क्रॉप लगाई हुई है, अगर उस जाते हैं वहाँ पे, तो आपको अगर अलग अलग तरह के कीट दिखते हैं, रंग बिरंगे कीट दिखते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी दिखती है, तो आप ये सोचिए कि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पे। और अगर आपको एक ही रंग की दिख रही है वहाँ पे, जैसे तितली, अभी गर्मी आ जाएंगी 15 मार्च से, थोड़ा यहाँ पे अब जिस तरह से लग रहा है तो गर्मी, तो कीटों का एक सीजन है भाई, वो जो है इस सीजन में ए वाला कीट आएगा, इसमें ए आएगा, इसमें आएगा। तो उसको जब वो इनमें जो कीटों में होती है एक स्टेज होती है, सीड डायापॉज बोलते हैं, जैसे हाइबरनेशन होता है, जब ये जैसे हमें सर्दियों में नहीं दिखते हैं कीट, फिर एकदम निकल आते हैं। तो ये कैसे निकल आते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल ऐसी होती है कि जब इनको लगता है कि हमें ना खाने को मिलेगा, ना जलवायु ठीक है हमारे लिए, तो ये जो हैं उसको बोलते हाइबरनेशन, मतलब डोरमेंट हो जाते हैं, उसको हम डायापॉज बोलते हैं। मतलब ये पड़े रहेंगे, फिर जैसे ही इनको जो है अपना जो लगेगा, इंडिकेशन मिलती है इनके, इस तरह का सिस्टम है, तो जैसे ही वो मौसम उस तरह का आएगा तो वो एकदम फिर एमर्ज हो जाते हैं, एडल्ट एमर्ज हो जाएगा, तो अपना जो है चक्कर चलाते हैं। तो ये जो जलवायु है, अब थोड़ा सा भी इसमें अगर फर्क पड़ गया इनकी लाइफ साइकिल में, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, इनकी लाइफ साइकिल पूरी की पूरी चेंज हो जाए, ये इफेक्ट हो जाएगा उस पर। तो जब हम, जैसे हमें चाहिए अप्रैल में, तो वो मार्च में ही आ जा रहा कीड़ा,
जैसे पॉलिनेटर ही है, क्योंकि पॉलिनेटर भी इसी तरफ, तो पॉलिनेटर अगर हमें अप्रैल में चाहिए और मार्च में आ रहा है, हमें अप्रैल में नहीं मिल रहा है, हो तो पॉलिनेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, अब ये जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से और क्या, ये कीट ऐसा नहीं है कि हमें पॉलिनेशन, कीट जो है ये मित्र कीट शत्रु कीट दो तरह के, एक तो मित्र कीट ये हो गया कि पॉलिनेशन में, दूसरा ये मित्र कीट नेचुरल एनिमी भी हैं, मतलब इनको ही हम यूज़ कर सकते हैं कि जो हमें जैसे सब्जियों में नुकसान पहुंचाता है कीड़ा, तो ऐसे भी इंसेक्ट हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी हम एग्रीकल्चर वालों ने भी डेवलप की है, फॉरेस्ट्री ने भी डेवलप की है, बागवानी ने भी डेवलप किया, क्योंकि कीट का एक अपना अलग अलग स्पीसी है। मैंने बताया आपको कि वो कई बार जो है कुछ स्पीसी ऐसी होती है, जैसे देवदार में कीड़ा लगता है, पत्तों को खाता है, वो देवदार को ही खाएगा। अब जो पत्ता गोभी में लगता है वो फूल गोभी में भी लगता है। तो ये जो है पॉलीफेकस और मोनोफेकस, मतलब कई जो है एक ही पौधे को खाएंगे, कई जो हैं वो अलग अलग। जैसे कि अभी आप देखेंगे, अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी शिमला वाटर कैचमेंट है, तो एक नया अटैक आ गया वहाँ पे, जो मोरू ओक है, उसमें एक डिफोलिएटर और पूरा का पूरा जो था वो पेड़ डिफोलिएट हो गया। मतलब पेड़ वैसे मरता नहीं इतनी इजीली इनके अटैक से, पर पूरा का पूरा जब, तो उसकी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। इसके दुष्प्रभाव भी हमारे को देखने को मिल रहे हैं। तो डॉक्टर पवन राणा, हमारे बागवान किसान ये भी जानना चाहते हैं कि बहुत वर्षों से हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहा है, प्रागणक के संरक्षण में इस संस्थान का क्या महत्व है और किसान बागवानों को आप कैसे जागरूक करते हैं प्रागणकों के विषय में? अब जो हमारा जो संस्थान है, जैसे कि हमारा संस्थान 1977 में पहले एक रीजनल सेंटर था, केवल फर और स्प्रूस पे काम करता था उस वक्त। फर्ज जो हायर जो हमारे कोनीफर्स हैं उन पे एक काम करता था, उसकी नर्सरी टेक्निक हमने डेवलप की। फिर धीरे धीरे हमारा जो है कार्य क्षेत्र बढ़ने लगा, तो 1998 में हमें एक इंडिपेंडेंट रिसर्च रीजनल इंस्टीट्यूट जो बना। अदरवाइज हमारा जो संस्थान था वो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के अंडर था। तो अब हम हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला पंथा घाटी में स्थित है। तो हम जो है प्रागणकों पे अलग तरह से एक स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और साथ में हम जो हैं लोगों तक, जैसे कि अभी हम अलग अलग फंडिंग एजेंसीज़ हैं, उनसे किस तरह से पैसा लेके लोगों तक हम जो है ट्रेनिंग, किस तरह से प्रागणकों के ऊपर ट्रेनिंग दी जाए। उनके पॉलिनाइजर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सेब के बगीचे में आपने सुना होगा कि पॉलिनाइजर भी लगाया जाता है, कि पॉलिनाइजर ऐसा एक पौधा होता है जो ज़्यादा कीटों को अपनी ओर, मक्खियों को अट्रैक्ट करता है, तो उस पौधे में ज़्यादा कीट आते हैं। तो इस तरह के भी कि किस तरह से कितने पौधों के बीच में आपने पॉलिनाइजर लगाना है। तो आपने अगर ये मधुमक्खियों, अब ऐसा ये जो मधुमक्खियां हैं इनको जो है इनकी लाइफ साइकिल इतना ईजी नहीं है मेंटेन करना। इनके जो है शत्रु कीट भी हैं, वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, इनको कई तरह की बीमारियां, तो उस तरह की भी हम जानकारी देते हैं। डॉक्टर पवन राणा, आपका जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन कार्यक्रम का वक्त हो चला है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान एवं बागवानों को मुहैया की। आपका आज स्टूडियो में आने के लिए बहुत आभार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे थे प्रागणक का महत्व किसान एवं बागवानों के लिए क्या है, कैसे हम अपने फसलोत्पादन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रागणकों का संरक्षण होना आज के समय में बहुत अनिवार्य है और इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। बहरहाल हमें आज्ञा दें, नमस्कार।